नमस्ते दोस्तों। भारत के राजकोषीय ढांचे में एक बड़ा बदलाव होने को जा रहा है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या राज्यों की अभी भी हिस्सेदारी 41% ही रहेगी, जो कि 2015 के वित्त आयोग में थी। और उसके अलावा हम देखेंगे कि जीडीपी का ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्यों को खुश कर दिया गया है। और साथ ही हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो बड़े राज्यों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। आपकी परीक्षा की नज़रिए से हम इसमें कुछ आर्टिकल्स और कुछ आंकड़ों को भी याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया समिति की जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से आधार या मापदंड तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की बात करते हैं कि इसको प्रस्तुत कब किया गया था। तो 17 नवंबर 2025 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इसको याद रखें, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में से पूछे जाते हैं। अगर इस आयोग सबसे पहले ये है कि इस आयोग का काम क्या रहता है। इस आयोग का काम है केंद्र व राज्यों के बीच में जो वित्तीय संसाधन है उनका न्यायोचित वितरण करना, बिल्कुल इस तरीके से ताकि उसमें केंद्र द्वारा जितनी भी जो परियोजनाएं होती हैं और राज्य द्वारा जो भी परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनका सही तरीके से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, इसका परिचय देखते हैं हम एक बार। तो जब इसकी अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या थे ये? उपाध्यक्ष। और कब? 2015 में। 2015 में उपाध्यक्ष रहे हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल इसका उल्लेख किया गया है 280 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 280 एक के द्वारा 280 एक के द्वारा इसका गठन किया जाता है। 280 एक में इसके गठन की बात की गई है, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से, वैसे तो 5 साल में एक बार, लेकिन 5 साल से पहले भी इसका गठन कर सकता है। ठीक है। अगर इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो ये 2026-27 से 2030-31 लगभग 5 वर्ष तक रहेगा, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगी। संवैधानिक आधार वही आर्टिकल आपका 280 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसके मुख्य कार्य क्या है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण और राजकोषीय सिद्धांतों का निर्धारण करना है। क्या करना है? निर्धारण। अगर आयोग का जो मुख्य संदेश है जो इस बार इन्होंने दिया है वो कुछ अलग तरीके का दिया है, जैसे कि हकदारी आधारित व्यवस्था से हटकर। पहले क्या था कि राज्यों को उनके कुछ मापदंडों के आधार पर कुछ उनको हक दिए गए थे कि आपको इतना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जरूर दिया जाएगा योजनाओं को क्रियान्वित करवाने के लिए। लेकिन इस बार इसकी जो बात की गई वो अनुपालन आधारित है। हकदारी से हटकर किस पर? अनुपालन। राजकोषीय संघवाद की ओर बढ़ना है। हमें किसकी ओर बढ़ना है? इन्होंने बात की है कि राजकोषीय संघवाद की ओर बढ़ना है। और ये आपके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब। अब हम वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात करते हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि राज्यों की जो हिस्सेदारी की बात करता है। किसकी? हिस्सेदारी की। राज्यों की हिस्सेदारी की बात करता है ये।
आयोग ने विभाजन पूल की बात की है। किसकी बात की है? विभाजन पूल। आयोग ने विभाजन पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बरकरार रखने की क्या की है? सिफारिश की है। और ये ऐसा भी कहा गया, और ये 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के क्या है? बिल्कुल समान है। राज्यों की मांग थी कि इनकी जो हिस्सेदारी होगी वो 50%, कितनी होगी? 50% की, लेकिन उसको ना मानते हुए 41% को बरकरार रखने की इसमें सिफारिश की गई है। अब केंद्र सरकार का इसके पीछे तर्क रहा है, तर्क क्या रहा है कि आपको 50% की जगह 41% की हिस्सेदारी क्यों मिलेगी? तो इन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य केंद्रीय आवश्यकताओं के लिए अधिक संसाधनों की क्या है? नीड है। राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीय आवश्यकताओं के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है। इस वजह से 41% इसको रखा गया है। 59% केंद्र के लिए और 41% राज्यों के लिए। अब 41% का जो विभाज्य मूल्य है हम उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है? शेष को हटा देते हैं अपन एक तो, और एक किसको हटा देते हैं? सरचार्ज को। साथ में जो संग्रह लागत आती है इनको माइनस करके, ये राज्य को नहीं दी जाती, ये केंद्र सरकार अपने पास रखती है। इसको हटाने के बाद उनको क्या है? वितरण किया जाता है संसाधनों का। अब शेष में क्या होते हैं? इसमें वैसे ऐसे टैक्स होते हैं जो एजुकेशन पर या फिर हेल्थ पर ये लगाए जाते हैं, और ये सभी लोगों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? सभी लोगों के लिए। वहीं पर अगर सरचार्ज की बात करते हैं तो ये कुछ अमीर लोगों के लिए, खासकर जो पैसे वाले हैं, एग्जाम्पल के लिए जिसकी इनकम 50 लाख से अधिक है, तो उनके लिए क्या सरचार्ज सरचार्ज लगाया जाता है। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं इसमें, शेष और सरचार्ज राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। केंद्र इन्हें विभाज्य पूल में शामिल करने की मांग को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। मतलब राज्यों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि शेष और सरचार्ज भी क्या है? राज्यों के साथ साझा किए जाने चाहिए। अब प्रभावी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो लगभग 32% कुल कर राजस्व का 32% इसको पता सिफारिश की गई है, 32% की। अब इसकी हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन को देख लेते हैं कि जो वितरण का जो फॉर्मूला है, जो मापदंड तैयार किए गए हैं कि किन मापदंडों के आधार पर राज्यों को उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम इनकम डिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनकम डिस्टेंस की। होता क्या है? जैसे कि कोई एक स्टेट है, ए और बी, दो स्टेट हैं, इनके बीच में जो पर कैपिटा इनकम रहती है, मतलब अंतर कितना पाया जाता है, उस अंतर के आधार पर क्या है? रिसोर्सेज या फिर संसाधनों का वित्तीय वितरण किया जाएगा, जो कि कितना है? 42.5% रखा गया है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, जैसे कि कोई स्टेट है जो कि जनसंख्या की जो जनसंख्या को एक तरीके से क्या है? बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है, ना उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, बल्कि बहुत सही तरीके से। और ये 2011 के अकॉर्डिंग 2011 इसको रखा गया, 11 का आधार वर्ष रखा गया है, जिसमें कितनी हमारी जो वृद्धि दर कितनी है? 17.5% है। तो उसको रखा गया है। और साथ में अगर जीडीपी, ये नया जोड़ा है, कौन सा? जीडीपी में योगदान। जीडीपी में योगदान को नया जोड़ा गया है कि कौन जिस स्टेट के जीडीपी में भागीदारी ज़्यादा होगी तो उसको क्या है? वित्तीय संसाधन या वित्तीय जो सुविधा है वो ज़्यादा मिलेगी। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का पहले 15% था 2015 के वित्त आयोग में, इसको कम करके अब 10% कर दिया गया है। और वन और पारिस्थितिकी, जिन राज्यों में वन और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर या फिर अच्छे तरीके से इनकी केयर की जाती है, तो उसके आधार पर भी क्या है? इसको एक मापदंड माना गया है। साथ में जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम, कि जिसका जनसांख्यिकी प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उन स्टेट्स को क्या ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसी की वजह से जो साउथ के जो स्टेट हैं वो खुश हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक बार एक नोट देख लेते हैं, जिसमें 15वें वित्त आयोग की तुलना में कर प्रयास, इसको हटा दिया गया है। जो टैक्स एफर्ट है इसको हटाया गया है, इसकी जगह किसको लाया गया है? जीडीपी को। किसको? जीडीपी को। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो जिन राज्यों का जीडीपी अच्छा रहेगा, भागीदारी ज़्यादा होगी, उनको क्या है? ज़्यादा वित्तीय संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम जीडीपी में योगदान की। तो ये नया है, अब इसको जोड़ा गया, इसके मानदंड क्या है उसको देखते हैं। ये एक नया मानदंड है जो कर और राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट की जगह लाया गया है। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि कर और राजकोषीय प्रयास की जगह
कौन सा नया मानदंड वित्त आयोग में सम्मिलित किया गया है? तो उसका नाम क्या है आपका? जीडीपी। क्या है? जीडीपी। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक उत्पादकता, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और दक्षता को क्या करना? पुरस्कृत करना। कहने का मतलब जो जिस स्टेट की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी उसको क्या करना है? एक तरीके से पुरस्कृत करना है, ताकि और स्टेट भी इसमें क्या करें? आगे बढ़ें, उनको देखा देखिए। अगर तरीका तो जीएसडीपी के वर्गमूल का उपयोग, ताकि अमीर राज्यों का एकाधिकार ना हो। इसका मतलब क्या है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। 10% रखा गया है इसको। तो राज्यों का जो प्रदर्शन है प्रोडक्टिविटी में, उसके आधार पर उनको वित्तीय संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बात की थी, जो आय की जो दूरी है, मतलब ये इनकम डिस्टेंस है, भार कम किया गया है। गरीब राज्यों के लिए इक्विटी सुनिश्चित करता है, लेकिन प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि गरीब राज्य हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो उन पर क्या है? उनके लिए ये इनकम डिस्टेंस थोड़ा प्रभावी रहेगा, लेकिन कम रहेगा, लेकिन प्रभावी जरूर रहेगा। उसके अलावा जनसंख्या के प्रदर्शन को देखते हैं, तो स्टार्टिंग में ये 12.5% था, अब इसको 10% कर दिया गया है। मापदंड बदला है, अब प्रजनन दर के बजाय 1971 से लेकर 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि का आधार है उसको लिया गया है। मैंने आपको ये पीछे भी बताया है। और कौन सा है आपका? वन और पारिस्थितिकी। अब इसमें खुले वन को भी शामिल कर दिया गया है। कहने का मतलब जिन स्टेट में वन और पारिस्थितिकी को ध्यान में रख के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, अच्छे से इनकी केयर की जाती है, तो उनको उतनी ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। अब ये देखते हैं हम कि ये जो वित्त आयोग है इसमें फ़ायदा किसको हुआ है, कौन से स्टेट्स को हुआ है, और नुकसान कौन से स्टेट्स को हुआ है। तो सबसे पहले हम फायदों की बात करते हैं, तो कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु। अब इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण है यहाँ पर इनका जो योगदान है जीडीपी में वो ज़्यादा है, और साथ में यहाँ के जो जनसंख्या की प्रदर्शन क्या रहा है? बेहतर रहा है। कैसा रहा है? बेहतर रहा है। नुकसान की बात करें तो एमपी, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब कारण क्या है? वही इनकम डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है, सोर्सेज इतने हैं नहीं है, जो लोगों की इनकम क्या है? कम है, एम्प्लॉयमेंट में इनको मिलता नहीं है टाइम से, है ना। अगर दक्षिण भारत की जीत की बात करते हैं, क्योंकि साउथ स्टेट में क्या है? एक पॉपुलेशन पॉलिसीज पर पॉलिसी पर फोकस करते हैं बहुत अच्छे से। अब इनको क्या लग रहा था कि शायद हो सकता है हमें इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत इनको फ़ायदा ज़्यादा मिला है। जैसे समस्या थी कि दक्षिण भारतीय राज्यों को डर था कि जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल के कारण उन्हें जनसांख्यिकी सजा मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अपोजिट उनको उसका क्या मिला है? फ़ायदा मिला है। अब इसका समाधान क्या निकला? 16वें वित्त आयोग ने जीडीपी में योगदान 10% को शामिल करके एक तरीके से संतुलन बनाने का क्या किया है? काम किया है। अगर दक्षिण भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि की बात करते हैं, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इनकी सबसे ज़्यादा रहेगी। अब इसका परिणाम देखें तो सभी 5 जो दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो एक तरीके से इनको क्या हो गया? फायदा हो गया। अनुदान या फिर अनुदान की बात करना, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का क्या कर दिया है? अंत कर दिया है। अच्छा, ये आरडीजी होता क्या है? आरडीजी में क्या करता है? जैसे कि कोई गवर्नमेंट होती है, ये सब्सिडी दे देती है बहुत ज़्यादा लोगों को, या फिर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब उसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कुछ अनुदान देती थी। क्या देती थी? अनुदान। क्योंकि इनका जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा, उसमें क्या लाया जा सके? संतुलन। क्योंकि अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट की अपनी अपनी क्या रहती है? पॉलिसीज रहती हैं। वो लोगों को खुश खुश करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्या दे देती हैं? सुविधाएं दे देती हैं। तो जिसके कारण उनका जो राजकोषीय व्यय होता है वो तो क्या हो जाती है? ज़्यादा, और उनकी जो प्राप्तियां क्या होती हैं? कम। तो तो यहाँ पर जो रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट है, इसको क्या कर दिया है? हटा दिया इसमें से। इसकी बजाय अब इन्होंने क्या बोला है कि अब ये जो
कुल अनुदान दे रहे हैं 9.47 लाख करोड़। इनको इन्वेस्ट किया जाएगा कहाँ पर, लोकल बॉडीज पर, और साथ ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उसमें क्या है इसका यूज किया जाएगा। तो कारण आरडीजी राज्यों को अपनी आय बढ़ाने के बजाय घाटे में रहने के लिए क्या है प्रोत्साहित करता था, क्योंकि स्टेट्स को लगता था कि कोई नहीं, केंद्र से हमें अनुदान मिल जाएगा, हमारा अपने राजकोषीय घाटों में क्या बन जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, बैलेंस। अब नया दृष्टिकोण क्या है इसका, सेक्टर विशिष्ट अनुदान के बजाय प्रदर्शन पर, किस पर, प्रदर्शन पर जोर देने की इसमें बात की गई है कि जो स्टेट जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको उतनी क्या मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। अब स्थानीय निकायों के लिए भी अनुदान दिया गया है, अनुदान की सिफारिश की गई है, जो है 7.91 लाख करोड़। कितना है, 7.91 लाख करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये 60% और शहरी क्षेत्रों में ये 40% है। कुल अब मूल जो अनुदान है वो 80% है, और प्रदर्शन आधारित इनको अलग से दिया जाएगा, वो कितना है, 20%। अब इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, ये अनुदान मिलेगा कब, तो स्थानीय निकायों का गठन करना सबसे पहले, और समय पर उनका क्या करवाना, चुनाव। कि जब तक स्थानीय निकायों का गठन नहीं होगा और समय पर चुनाव नहीं होगा तो अनुदान आने में देर हो सकती है। खातों का ऑनलाइन और सार्वजनिक ऑडिट होना भी क्या है, जरूरी है। साथ ही वित्त आयोग एसएफसी का समय पर क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ठीक है, इन 3 बिंदुओं को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो स्थानीय निकायों का गठन और समय पर चुनाव करवाने की बात करते हैं, और साथ ही खातों का ऑनलाइन सार्वजनिक ऑडिट होना जरूरी है, और राज्य वित्त आयोग का समय पर क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। ठीक है, अब शहरीकरण और विशेष अनुदान की बात करते हैं यहाँ पर। तो 10,000 करोड़ नए शहरी निकायों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के विलय करने पर बनेंगे वो अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये टाइड ग्रांट्स क्या होते हैं। टाइड ग्रांट्स का सीधा सा फैक्ट है कि ऐसी परियोजनाओं पर जो अभी लागू नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करना, साथ ही और फोकस जो रहेगा वो स्वच्छता, मतलब देखो जल मिलना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ मिलना चाहिए, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में, और साथ ही जल प्रबंधन पर, डैम्स बनाना, कैनाल्स बनाना, उन पर इसका क्या होगा, खर्च होगा। 56,100 करोड़ जो अनुदान दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपके स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन को, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की हमने पहले बात की थी, तो इसकी कुल जो अनुदान या गवर्नमेंट के द्वारा जो बात की गई है खर्च करने की, तो 2.04 लाख करोड़ का। अब जिसमें अगर हिमालय या जो पूर्वोत्तरीय जो स्टेट हैं उसमें क्या है, जो केंद्र की भागीदारी इसमें क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और स्टेट की भागीदारी कम रहेगी। तो केंद्र की यहाँ पर 90% रहेगी, कितनी, 90%, और राज्य की कितनी रहेगी, 10%। क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ों को देखते हैं जब भी प्लानिंग बनाते हैं, तो वहाँ के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। अब ना तो वहाँ पर रोड्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, ना वहाँ पर इनकम का अच्छे सोर्स है, ना एम्प्लॉयमेंट है, तो इस वजह से क्या है, वहाँ पर केंद्र हमेशा अपना ज़्यादा हिस्सा खर्च करती है और राज्यों का कम हिस्सा खर्च होता है। अन्य राज्यों की बात करेंगे तो ये यहाँ पर रहेगा 75% केंद्र का रहेगा, और 25% किसका रहेगा, राज्य का रहेगा। अब राजकोषीय अनुशासन का रोड मैप है वो बनाया गया है, तो उसमें क्या है कि 2030-31 तक जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का कितना होना चाहिए, 3.5%। तो ये तो केंद्र की बात की है, किसकी बात की है, केंद्र की। तो ये कितना, 3.5%। और राज्यों की जब बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना, 3% करने की इसको बात की है कि राज्य को जीएसडीपी 3% तक लाना होगा। अच्छा, ऑफ बजट उधारी, इसको बिल्कुल बंद करने की बात की गई है, क्योंकि अच्छा ऑफ बजट होता क्या है, ऑफ बजट में जो सरकार इसको अपने बजट में नहीं जोड़ती है। सरकार जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज होती है जिनको उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप उधार ले लीजिए, और उसके द्वारा खुद के जितने भी जो परियोजनाएं होती है उस पर इसको क्या करती हैं, खर्च करती हैं। तो इसको पूरी तरह से बंद करने की बात की गई, सभी उधारी को बजट में शामिल करना अनिवार्य होगा। संयुक्त ऋण, कंबाइंड डेबिट को कंबाइंड डेप्थ को जीडीपी के 73.1% लाने तक की बात इसमें कही गई है कि 73.1% तक इसको लाना क्या है, जरूरी है। ऑफ बजट उधारी, ऑफ बजट बोरिंग का यूज गवर्नमेंट ऐसी परियोजनाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट जो परियोजना लागू करती है वो इसी के द्वारा करती है, जो इसको बजट में जोड़ा जाता नहीं है, और राजकोषीय इनका जो घाटा है वो उस संतुलन में रहता है एक तरीके से। अब इसमें भविष्य की राह की बात करते हो तो इसमें हकदारी से हटकर हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुपालन और प्रदर्शन की। तो कहने का मतलब इस वित्त आयोग को अनुपालन और प्रदर्शन आयोग भी कह सकते हैं।
क्योंकि इसमें हक को हटाकर सुधार और एक अनुशासन की बात कर रहा है ये। हाँ, एक और चीज़ इसमें क्या है, बिजली में जो जितनी भी डिस्कॉम्स कंपनी है, ये क्या एक तरीके से घाटे में रहती हैं, तो इनका निजीकरण करने की बात की गई है। किसकी? निजीकरण का। अब वो होगा किसके द्वारा? एसपीवी का गठन करके। स्पेशल प्राइवेट व्हीकल होते हैं, उनके द्वारा इसका इसका मतलब इसका गठन किया जाएगा और इन कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। सब्सिडी, सब्सिडी में क्या है कि गवर्नमेंट, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चलाती हैं जो कम मूल्य पर या फिर कम पैसों पर लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं देने के लिए बात करती है। तो उसको या तो ऐसा करना, सब्सिडी को बिल्कुल ख़त्म कर देना, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देना कि आपको ये सब्सिडी इस डेट से इस डेट तक दी जाएगी, उसकी बात की गई है। और पीएसयू मतलब घाटे वाले जो उपक्रम हैं उनको बंद करना है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे परियोजना चलाई जाती हैं जिनका ना तो जनता को फायदा हो रहा ना खुद को फायदा हो रहा, तो ऐसे जितने भी जो उपक्रम हैं या उद्योग हैं, जो परियोजना है, उनको बिल्कुल बंद कर देना, इसमें बात की गई है। अब हमने आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ए NK सिंह, बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, सी अजय नारायण झा, या फिर डी डॉक्टर बिमल जालान। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दें। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो जीडीपी का नया क्राइटेरिया जोड़ा गया है, क्या वो राज्यों के लिए सही है? आपके जो विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।